नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में 25 तारीख को एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, जो हमारे यूपी पीसीएस मेंस में जीएस 2 का जो इंटरनेशनल अफेयर्स का जो सेक्शन है, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ इस आर्टिकल से देखने को मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इतने अच्छे आर्टिकल्स आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस आर्टिकल में, जो कि मिस्टर श्री सी राजा मोहन साहब ने लिखा है, और रीइन्वेंटिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसमें इंडिया, अमेरिका, चाइना के साथ जो संबंध बन रहे हैं पोस्ट कोविड यानी कोरोना काल के बाद जो संबंध बन रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पॉलिसीज़ किस तरह से करवट बदल रही है, जो कि एक दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस कर रही है या उसमें बदलाव आ रहा है, इस आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। वैसे तो इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि हर टॉपिक में हर पॉइंट को, जो कि आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, ये बहुत अच्छा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी प्लस एडवांस कोर्स का एक बहुत अच्छा 9 महीने का कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको वीडियोज़, पीडीएफ टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट सब कुछ मिलता है। वो आपको मिल जाएगा इसमें मात्र 2,999 रुपये में। फ़ोन नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, चलिए दोस्तों, राजा मोहन साहब बोलते हैं कि पोस्ट कोविड यानी कि कोरोना काल के बाद, इस जब कोरोना का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वैसे ठीक है अभी कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक पोस्ट कोरोना टाइम में दुनिया जो है वो बिल्कुल पहले ऐसी नहीं रह जाएगी। जो दुनिया पहले थी, जो संबंध देशों के बीच, आपसी देश के बीच संबंध थे, वैसे संबंध अब नहीं रह जाएंगे। बहुत कुछ बदलाव आने लगेगा। अगर इंडिया की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि सुब्रमण्यम जयशंकर साहब हैं, उन्होंने एक बात बोली है, कहा है कि इंडिया जो है इकोनॉमी के हिसाब से अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि इंडिया अब जो इकोनॉमी को लेकर फैसले करती है, वो चाहती है कि खुद अपने फैसले खुद ले सके, यानी कि जो भी अच्छा हो बुरा हो हम खुद लें। हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये कोरोना काल के बाद इंडिया की डिमांड है, जो हमें प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं, जो अपना आत्मनिर्भर एक भारत का जो एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, उसमें भी देखने को मिलता है। आत्मनिर्भर भारत, इसमें इंडिया जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, माइक्रो स्केल जो गृह उद्योग वगैरह होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ उसको मजबूत करने की बात करती है, और कहती है कि अगर हम लोकल सामान हम अच्छा बना सकते हैं, अगर लोकल उसको बेच सकते हैं, तो इससे इंडिया में ना सिर्फ इकोनॉमी मजबूत होगी, बल्कि बहुत सारी जॉब भी क्रिएट होगी। तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर मोदी जी ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपये एक बैंक की तरफ से खर्चा करने की कोशिश की है। ठीक है, उसके ऊपर हम प्लस माइनस हो सकता है, उसके जो पॉइंट्स हैं उसमें एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, बट 20 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने की बात की है आत्मनिर्भर भारत को। और ये सिर्फ उसके लिए है कि हम इकोनॉमिक फ्रंट पे अपने आप को स्ट्रैटेजिकली हम ऑटोनॉमी रख सकें, कि हम अपने फैसले खुद ले सकें, ये मोदी जी चाहते हैं। अब जब ये बात करते हैं कि लोकल की बात करते हैं कि नहीं, हम अब खुद बनाएंगे, आत्मनिर्भर होंगे, अपनी इंडस्ट्री खुद लगाएंगे, अपना माल बनाएंगे और अपने लोगों को बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आता है। मतलब जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की मतलब होता है कि कोई भी देश अपना सामान किसी भी दुनिया के किसी देश में बेच सकता है, उससे कोई बैरियर नहीं होगा, कोई रोकेगा नहीं। अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा है और सस्ता है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। लेकिन आज जब कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा प्रकोप आ गया है, तो पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक माहौल बन गया है, जहाँ पर हर कंट्री अपनी इंडस्ट्री को, अपने लोगों को, अपने जो कंपनीज हैं उनको तवज्जो दे रही हैं। यानी कि अब ग्लोबलाइजेशन की जगह लोकलाइजेशन ने ले ली है। तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि अगर इंडिया आत्मनिर्भर भारत की कॉन्सेप्ट की बात करेगा, तो जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसके खिलाफ जाएगा? जो चला आ रहा था दुनिया में, या खासकर इंडिया में की बात करते हैं, तो क्या उसके खिलाफ जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया का दौर इंदिरा गांधी के टाइम पे था, इंडिया 1960-70s में, जहाँ पर प्रोटेक्शन ज़्यादा था, लाइसेंस राज था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान उस दौर में चला जाएगा जहाँ पर लाइसेंस राज होगा, जहाँ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होगा? इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन करने से दोस्तों ये होता है, फ़ायदे तो होते हैं कि आपकी इंडस्ट्री बची रहती है, लेकिन वो कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाती, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती, उसके अंदर नया पैसा नहीं आ सकता है, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही थी। ठीक है। अच्छा, इसी बीच में देखिए, ये बाकी सब तो चलिए ठीक है, इसके अंदर तो इस आर्टिकल में लिखा है, लेकिन जो मेन चीज़ है समझते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर की, कोल्ड वॉर का मतलब दोस्तों है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो अमेरिका और रशिया के, यूएसएसआर के बीच में एक तरह से कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। कॉम्पिटिशन क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। मतलब लड़ाई तो नहीं हुई थी, बट एक ऐसा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारे काम उन्होंने किए थे। जब 1989 में यूएसएसआर जब ख़त्म हो गया, तो दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई, वो है अमेरिका। ठीक है। अच्छा,
जब अमेरिका ने कहते हैं रशिया को जब ख़त्म कर दिया, यूएसएसआर जब ख़त्म हो गई, तो उसका पूरा ध्यान जो था वो फिर आ गया इंडिया के अंदर, यानी कि कश्मीर मुद्दे पे आ गया। क्योंकि कश्मीर मुद्दा ऐसा मुद्दा था जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान, जो कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री थी, न्यूक्लियर पावर कंट्री थी, तो इनको लगा कि ऐसा ना हो जाए, ख़ासकर बिल क्लिंटन के टाइम पे, कि ऐसा ना हो जाए कि कश्मीर मुद्दे पर इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो न्यूक्लियर वेपन से लैस दो कंट्री आपस में लड़ाई ना कर लें। ये एक बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट था कि भाई किसी तरह से इनको रोको, किसी तरह से कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करो। और कोशिश भी की गई 90s के दौर में, कोशिश की गई कि मुद्दे सॉल्व कर दिया है, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा ना हो जाए कि कश्मीर मुद्दा के चक्कर में लड़ाई हो जाए। अच्छा, इंडिया को हमेशा लगता था कि ये अमेरिका की तरफ से थ्रेट रहेगा, कि चूँकि अमेरिका जो है उसका सपोर्ट शुरुआत से ही पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहा है। ये अब हुआ है पिछले 8-10 सालों के अंदर, जब अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान से कम होकर इंडिया की तरफ आ गया। अन्यथा पिछले 50 साल 60 साल के अंदर अमेरिका का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रहा, ठीक है। और इंडिया को वो हमेशा यूएसएसआर का ही सहयोगी समझता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब इंडिया को लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अमेरिका का जो थ्रेट रहेगा, अमेरिका जो है कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइजेशन कर देगा इसका, यानी कि इसको विश्व पटल पर रख देगा। इंडिया कहता आ रहा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमेशा बायलैटरल है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों के आपसी एक डिस्प्यूट है, ये कोई तीसरा मैटर है ही नहीं है। बल्कि इनफैक्ट कहते हैं कि इंडिया जो कहता है कि कश्मीर तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो हमारा अभिन्न अंग है, इसको हम कह सकते हैं। दोनों ही पॉइंट है, लेकिन इंडिया कभी नहीं चाहता कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर कोई नेतागिरी हो, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जाए, क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी तो इसमें इंडिया का पक्ष कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ही बिल क्लिंटन साहब चले गए, तो बाद में जॉर्ज बुश आए, और जॉर्ज बुश को लगा कि नहीं, जो हम न्यूक्लियर पावर और कश्मीर मुद्दे को दोनों को मिला के देख रहे हैं, सिचुएशन ऐसी नहीं है, हमें दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर का जो मसला अलग है और जो कश्मीर मुद्दा अलग है। इसमें क्या किया जॉर्ज बुश साहब ने, थोड़ा सा इसके अंदर अपनी पॉलिसीज़ चेंज करना शुरू की और कोशिश की कि इंडिया से दोस्ती ज़्यादा बढ़े। 2008 में आप देखें सिविल न्यूक्लियर डील भी इंडिया करते हैं, जिसमें मनमोहन साहब थे। 2008 में बहुत बड़ी डील थी, जिसमें इंडिया की जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसके लिए बहुत बड़ा डील की गई इसके अंदर, ठीक है। ये अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एनर्जी चाहिए थी इस समय इंडिया को, और अमेरिका की कंपनीज़ यहाँ पे अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा सकती थी, तो ये बहुत बड़ी डील की गई है। बाद में ट्रंप और ओबामा इन लोगों ने भी जो इंडिया के संबंध बनाने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा लचीला किया। अच्छा, जब इंडिया इधर अमेरिका से लेकर 90s के दौर में डरा हुआ था कि भाई ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है वो चीज़ों को ग्लोबल लेवल पे ले जाए, कश्मीर के मुद्दे पे हमें कमज़ोर कर दे। इसी बीच में जो चाइना है, वो चाइना कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो कर रहा था, थोड़ा सा इंडिया को थ्रेट दिखा रहा, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं इसे इग्नोर कर रहा था। इंडिया ने इसको इतना इग्नोर किया कि जब तक कि जो कहते नहीं है कि जब तक उन्होंने ये डोकलाम और ये सब चीज़ें करना नहीं शुरू कर दी, जब तक इंडिया ने चाइना को इग्नोर किया है। जब चाइना ने हद से ज़्यादा कर दिया, जब लद्दाख हो गया, गलवान हो गया, डोकलाम हो गया, तब जाके इंडिया को लगा कि चाइना अब एक रियल थ्रेट है। अन्यथा इंडिया चाइना की तरफ से एक आंख मूंद कर ही बैठा हुआ था। उधर चाइना जो है वो हर मुद्दे पर इंडिया को घेरने की कोशिश करता रहा था। जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होता है कि ऐसा ग्रुप 40 कंट्रीज़ का, जो जहाँ पर न्यूक्लियर यूरेनियम निकलता है, यूरेनियम वगैरह निकलता है, और जो अगर किसी को यूरेनियम खरीदना होता है तो इन्हीं कंट्री से लेता है। तो उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, और उन्होंने कहा है कि जो लोग कंट्री से CTBT पे साइन किया हुआ है, ट्रीटी पे, कि हम अपने हथियार नहीं बनाएंगे, हम उन्हीं को ही एक यूरेनियम देंगे, और किसी भी ऐसे देश को जिन्होंने CTBT पे साइन नहीं किया है उसको हम यूरेनियम नहीं देंगे। अच्छा, अमेरिका जो है वो चाहता है कि इंडिया की इसके अंदर एक स्पेशल एंट्री हो जाए, क्योंकि इंडिया ने CTBT पे साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, इजराइल ने भी नहीं किया है, नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं किया है, ठीक है। 4 कंट्री से नहीं किया, ईरान ने भी नहीं किया है, क्योंकि इनको लगता है कि ये एक थोड़ा पक्षपाती एक ट्रीटी है, जिसमें कि सिर्फ 5 कंट्रीज जो हैं, इंडिया अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना को छोड़ के सबको बोला गया है कि आप अपने न्यूक्लियर हथियार ख़त्म कर दो। जो इंडिया को लगता है कि चीज़ सही नहीं है, ख़त्म करना हो तो सब ख़त्म करो, अन्यथा सबके पास होना चाहिए, ये इंडिया का मानना है। अच्छा, अब इंडिया क्या, अमेरिका ने कहा कि इंडिया को हम एनर्जी में एंट्री कराएं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, क्योंकि अगर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में इंडिया की एंट्री होगी तो इंडिया के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है, वो उसके लिए हमें यूरेनियम मिल जाएगा। लेकिन चाइना ने हमेशा इसके लिए इसमें एक तरह से रुकावट पैदा की है, और उन्होंने कहा कि इंडिया की एंट्री हम तब तक नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की एंट्री भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही स्थिति में है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ में एंट्री होनी चाहिए। तो ये मसले के कारण ही इंडिया की जो एंट्री है वो एनर्जी में नहीं हो पाई है अभी तक, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो मसले खड़े कर देता है। जैसे मैंने पहले कहा कि इन लोगों ने इस बीच में लगातार चाइना ने हमारे खिलाफ स्टैंड लिया, बट इंडिया ने कहीं कहीं इसको इग्नोर किया, कहीं ना कहीं वो
वो अमेरिका से ही बिज़ी था 90s के दशक में, ठीक है? लेकिन जब तक ये डोकलाम वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हो गई, जब तक इंडिया की आँख इधर से नहीं खुली, ठीक है? अच्छा अच्छा, इसी बीच में जो व्यापार है, इंडिया का व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, ठीक है? इंडिया चाइना के व्यापार बढ़ा, व्यापार तो बढ़ा, लेकिन जो व्यापार घाटा है, यानी कि जो इंडिया जो सामान चाइना को बेचता है वो बहुत कम है, बल्कि चाइना से सामान खरीदता है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो व्यापार घाटा है वो लगभग $50 बिलियन का हो गया। मतलब हम $50 बिलियन का सबसे ज़्यादा पैसा उसको देते हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं चाइना से। तो ये चीज़ें भी होने लगी। इसी बीच में चाइना की जो एक लीडरशिप में एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो RCEP जो थी, इंडिया उससे अलग हो गई। उसका क्या था कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं और इंडिया कंट्रीज़ ये सब मिलकर एक अपने आप को एक मार्केट बनाएंगे, यानी कि कोई भी सामान अपना कहीं बेच सकता है। अब क्या है, इसमें चाइना को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि चाइना के पास इंडस्ट्रीज़ अपनी बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं। वो अच्छी क्वालिटी का सामान बहुत ही कम दामों में बेच सकता है। अब उस चाइना को तो फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको इतनी बड़ी इंडस्ट्री मिल जाती है, इतनी बड़ी मार्केट मिल जाती है। लेकिन जो इंडिया जैसी कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी कमज़ोर है, उनको वो फिर कॉम्पिटिशन में नहीं आ पाते हैं और वहाँ की जो इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि चाइना का माल डंप हो जाता है और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ काम रह नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग चाइना से बहुत पीछे हैं। तो अगर RCEP से अगर इंडिया नहीं हटता तो फिर इंडिया को चाइना के लिए अपना मार्केट ओपन करना पड़ता, ठीक है? तो चाइना के लिए मार्केट तो ओपन हो जाता, डंपिंग हो जाती, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज़ खत्म हो जाती। अगर इंडस्ट्रीज़ खत्म हो रही है, इसका मतलब है कि जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए और इंडस्ट्रीज़ को जिंदा रखा जाए, तो वो पर्पस हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये सब चीज़ें चली हैं। अच्छा, इसी बीच में जब इंडिया ने देखा कि चाइना के साथ बवाल हो रहा है, तो इंडिया का जो रुझान है वो चाइना को काउंटर करने के लिए अब थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इंडिया को पता है कि देखिए, हुआ क्या था पहले 90s के दशक में अमेरिका ने एक अपने आप को एक थ्रेट के रूप में इंडिया रखा, कि अमेरिका का थ्रेट था, अमेरिका का चैलेंज था इंडिया के ऊपर। तो इंडिया ने रशिया और चाइना की शरण ली थी 90s के दशक में। रशिया और चाइना से संबंध इंडिया के बहुत मजबूत हुए थे। लेकिन आज के दशक में जब चाइना का थ्रेट हमारे पास बढ़ा है, तो हम अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम संबंध मजबूत कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नए पार्टनर के साथ, यानी जो हमारा पार्टनर्स है जापान है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, इसके साथ हम अमेरिका को काउंटर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, एक नया बदलाव आया है, नई पॉलिसीज़ आई, क्योंकि देखिए कोरोना काल के बाद चीज़ें थोड़ी-सी नई हुई हैं। लोग, सभी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकल माल रहेगा तो पहले हमें अपने सर्वाइवल की ज़रूरत है। हम अमेरिका या रशिया से, चाइना से नहीं माल खरीदना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज़ दोबारा करी जा रही है, आत्ममंथन हो रहा है और अपने लोगों के लिए जो बेहतर है वो किया जा रहा है। तो इस काल में अमेरिका जो 90s के दशक में हमारा दुश्मन हुआ करता था, आज बहुत बड़ा सपोर्टर है। चाइना जो 90s दशक में इंडिया का सपोर्टर हुआ करता था, आज सबसे बड़ा दुश्मन बनता दिख रहा है हमें। तो बहुत कुछ चीज़ें होंगी, बहुत नई पॉलिसीज़ बनेंगी जो लगातार अपडेट होते रहेंगे। तो कुछ भी अगर नया होगा तो उसको इस पे वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। आज इस कॉलम में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।